अपने राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे थे। अब बातें नहीं करनी है, सामने देखो सारे, बातें नहीं करनी है, सामने देखो सारे, यही बात बोल रहा हूं मैं, है ना। कल क्या शुरू किया था हमने? जलवायु। जलवायु में हमने कुछ शब्द पढ़े थे, एक बार मैं वापस रिपीट करवा देता हूँ वो सारे शब्द। हमने एक शब्द पढ़ा था कल, मौसम। वायुमंडल की क्षणिक अवस्था, वायुमंडल के अंदर 2, 4, 5, 7 घंटे के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। फिर हमने एक शब्द पढ़ा था ऋतु। ऋतु किसे कहते हैं? तो वायुमंडल की 3-4 महीने की औसत दशा क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। जलवायु, जलवायु क्या होता है? तो वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा, 10, 20, 30, 50, 100 साल तक जिस प्रकार की स्थिति रहती है एक जैसी, जैसे मान लो कि पिछले 100 साल से राजस्थान के अंदर गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बरसात भी होती है और सर्द ऋतु भी रहती है। और इनका टाइम भी क्या है? फिक्स है कि जो दिसंबर जनवरी के महीने उस समय सर्दी पड़ेगी, मई जून के महीने उस समय गर्मी पड़ेगी, जुलाई अगस्त सितंबर के जो महीने हैं वो बरसात के महीने। तो जब ये स्थिति लंबे समय तक रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। ऐसा ही हमने पढ़ा था ताप। सूर्य से जो उष्मा पृथ्वी पर आती है उसे हम क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। जब इस उष्मा का हम मापन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। और जब किसी निश्चित समय के अंदर तापमान होता है, तापमान के बीच में जो अंतर आता है, अधिकतम व न्यूनतम तापमान, है ना, उनके बीच में जो अंतर आ गया, जैसे माना कि आज सुबह तापमान है वो 20 डिग्री था और आज दोपहर में तापमान है वो 50 डिग्री हो गया, तो बीच में अंतर कितना आ गया? 30 डिग्री का अंतर आ गया। तो 30 डिग्री का अंतर क्या कहलाएगा? तापांतर कहलाएगा। फिर हमने एक शब्द पढ़ा था शायद, वायु दाब। वायु दाब क्या होता है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये जो वायु है, इस वायु का जो भार पृथ्वी के ऊपर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? वायु दाब कहा जाता है। एक हमने ये पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था मानसून। मानसून क्या है? तो मानसून पवनों की दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो उस स्थान पर तापमान में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब तापमान में परिवर्तन होने के बाद में हो सकता है उस स्थान पर क्या हो जाए? वर्षा हो जाए। तो ये सारी की सारी क्रिया ही क्या कहलाती है? मानसून कहलाती है। ये वहां से होगा, ठीक है। अगली अपने बात की थी, यहाँ पर एक शब्द हमने और पढ़ लिया था, उस शब्द का नाम क्या था? एल्बिडो। कौन सा शब्द पढ़ा था कल? एल्बिडो। एल्बिडो क्या है? तो एल्बिडो है सूर्य से जो उष्मा पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी से टकराकर दिन में ही जो उष्मा वापस लौटती है उसे क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी से टकराकर जो उष्मा दिन में वापस लौट जाती है उसे क्या कहा जाता है? एल्बिडो कहा जाता है। ये शब्द हमने कल पढ़े थे, है ना। फिर हमने राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताओं की बात की थी। एक बार विशेषता भी हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी विशेषता पढ़ ली है और आगे हमें कौन कौन सी विशेषता है वो और पढ़नी है। अब तक हमने कौन कौन सी विशेषता पढ़ी है? तो हमने एक विशेषता पढ़ी होगी राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। दूसरी हमने विशेषता पढ़ी कि राजस्थान की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय है। एक विशेषता हमने पढ़ी थी कि राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है।
राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये बात हमने पढ़ ली थी और इन बातों को हमने समझा भी था कुछ इस प्रकार से। जैसे हमने देखा था कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये कर्क रेखा है, ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। अगर अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इस प्रकार से। फिर हमने एक रेखा पढ़ी थी यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री साउथ का, और ये 66.5 डिग्री साउथ। तो कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र तो कौन सा है? उष्ण कटिबंध। और ध्रुव के पास वाला क्षेत्र कौन सा है? शीत कटिबंध। और शीत और उष्ण के बीच का क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। ये भी इधर कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंध। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, दोनों के दोनों है वो नॉर्थ के अंदर है। यानी कि यहाँ पर अगर 0 डिग्री रेखा बनाए तो इस रेखा से उत्तर है राजस्थान। यहाँ पर कौन सी रेखा है? 23 डिग्री 30 मिनट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट। यानी कि राजस्थान की स्थिति यहाँ पर आती है। जब राजस्थान की स्थिति यहाँ पर आती है तो राजस्थान की जलवायु कौन सी होगी? शीतोष्ण। थोड़ा सा भाग है वो उष्ण में आ गया तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय है। राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है। इस वर्गीकरण में हमने देखा था ये कर्क रेखा, ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यहाँ पर हमने एक रेखा बनाई थी 45 डिग्री, 45 डिग्री या 45.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक रेखा बनाई 45 या 45.5 डिग्री साउथ। फिर हमने ये वापिस रेखा कौन सी बनाई? 66.5 डिग्री नॉर्थ की, और ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री। इस वर्गीकरण और उस वर्गीकरण में बस थोड़ा सा अंतर आया कि कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र तो कौन सा रहा? उष्ण कटिबंधी रहा। ये सारा का सारा क्षेत्र उष्ण कटिबंध रहा। ये क्षेत्र भी कौन सा रहा? ये शीत कटिबंध रहा। ये क्षेत्र भी कौन सा रहा? शीत कटिबंध रहा। शीत के पास वाला इससे थोड़ा सा कम ठंडा, ये कौन सा क्षेत्र रहा? शीतोष्ण कटिबंध। ये भी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र रहा। और ये क्षेत्र कौन सा रहा? उष्ण के पास वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। ये भी इधर कौन सा कटिबंध हो गया? उपोष्ण कटिबंध। तो अब राजस्थान को अगर वापस बनाते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, ये रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब राजस्थान यहाँ आ गया तो राजस्थान उष्ण में भी आ गया, राजस्थान उपोष्ण में भी आ गया, राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में भी आ गया। तीनों बातें समझ में आ गई। फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क है। तो राजस्थान का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर बरसात, इस भाग के अंदर वर्षा है वो 50 सेमी से कम होती है। अगर वर्षा 25 सेमी से कम हो तो वहां शुष्क जलवायु पाई जाती है। जहां वर्षा 25 से 50 सेमी के बीच में होती है वहां अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये सारी बातें क्या राजस्थान पे लागू हो रही है? तो राजस्थान की जलवायु शुष्क भी है, राजस्थान की जलवायु अर्ध शुष्क भी है, राजस्थान की जलवायु इस भाग के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले भाग के अंदर उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ भी है, देखो यहाँ भी है। बाकी सारे राजस्थान के अंदर उपोष्ण जलवायु है, या राजस्थान के अंदर कौन सी जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु है। ये बातें हमने अब तक पढ़ ली। अगली विशेषता हम लिखते हैं राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु मानसूनी है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। मानसूनी जलवायु किसे कहते हैं? जहां मानसून के द्वारा वर्षा होती है। तो क्या राजस्थान के अंदर मानसून से बरसात होती है? तो बिल्कुल राजस्थान में मानसून से बरसात होती है। बरसात भले थोड़ी हो लेकिन होती है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। एक बात और हम पढ़ लेते हैं
राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु महाद्वीपीय है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु है। अब ये कैसे है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक मैप बना रहा हूं, ये मैप है अपने एशिया महाद्वीप का। हमने ये मैप बनाया है इस प्रकार से, हमने बना लिया कि ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। यहाँ जो महासागर है, इस महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है, ठीक है। और ये अपने यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, ये सारा का सारा ये भारत है, और भारत में ये यहाँ पर इस प्रकार से ये यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। तो देखो, क्या राजस्थान की सीमा किसी महासागर से लग रही है? किसी भी महासागर से राजस्थान की सीमा नहीं लगती। पहली बात, राजस्थान की सीमा किसी भी महासागर से नहीं लगती। जैसे कोई भी स्थान सागर से जितना ज्यादा दूर होता जाता है ना, वहां उतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है और उतनी ही ज्यादा वहां पर सर्दी पड़ती है। ये नियम ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर सागर का कोई भी प्रभाव नजर नहीं आता। सागर का क्या प्रभाव होता है? सागर का प्रभाव होता है समकारी। समकारी प्रभाव से मतलब है कि सागर ने तो अपने आसपास की भूमि का तापमान हिसाब से ज्यादा होने देता, न ही सागर अपने आसपास के भाग का तापमान हिसाब से कम होने देता। यानी कि तापमान कितना रखता है? तापमान रखता है 20 से 35 डिग्री के बीच में। और 20 से 35 डिग्री के बीच में अगर तापमान कहीं रहता है तो वहां मनुष्य आसानी से निवास कर सकता है। लेकिन हमारे गर्मी का तापमान होता है 50 डिग्री और हमारे सर्दी का तापमान होता है माइनस में 5-7 डिग्री के आसपास चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सागर से क्या है? दूर है। सागरीय जलवायु का हमारे राज्य के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, ये कारण है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, लद्दाख की ओर जाएंगे, तो लद्दाख की ओर जाएंगे तो तापमान माइनस का 50 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सागरीय जलवायु का प्रभाव नहीं है। सागरीय जलवायु का प्रभाव नहीं होता तो दो ही कंडीशन होती है, गर्मी पड़ेगी तो हिसाब से ज्यादा पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो भी हिसाब से ज्यादा पड़ेगी। तो राजस्थान की जलवायु पर सागर का कोई भी प्रभाव नजर नहीं आता। इसलिए राजस्थान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है, क्योंकि राजस्थान महाद्वीप के बीचों बीच स्थित है, सागर पास में नहीं लगता। तो ये राजस्थान की जलवायु की क्या होगी? विशेषताएं होगी। कितनी विशेषता हो गई? ये 6 हो गई, 5 होगी। पांच पांच विशेषताएं हैं। 5 में हमने कुछ दो दो विशेषताएं लिख रखी है कई जगह, तो इस प्रकार से विशेषता हमें याद रखनी है। राजस्थान की जलवायु की विशेषता से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो इन्हीं बातों से आएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग लगाते हैं हम, राजस्थान की जलवायु को, ये अगर किसी ने नहीं बनाया है तो ये बना सकते हैं। ये जब तक ये नहीं बनाओगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। बना रहे हो क्या कोई, या बना लिए सभी ने? आप दोनों क्या कर रहे हो? पीछे मोबाइल चला रहे हो? कॉपी ऊपर खाना। हम्म,
मोबाइल क्लास के अंदर बाहर नहीं निकालना, ध्यान रखना। इसके अलावा भी अगर कुछ विशेषताएं मैं आपको सीधी बता दूं, क्या राजस्थान के सारे भागों में समान बरसात होती है क्या? समान बरसात नहीं होती। तो राजस्थान में सभी जगह समान वर्षा नहीं पाई जाती, ये अपने को वैसे पता है। क्या राजस्थान में ये फिक्स है कि बरसात होगी? ये भी कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, इतनी बरसात हो जाए, हो सकता है कि एक बूंद ही न गिरे, अकाल पड़ जाए। तो राजस्थान के अंदर वर्षा की अनिश्चितता पाई जाती है। हो सकता है कि राजस्थान के अंदर 10 दिन लगातार बरसात हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है लगातार 2 महीने बरसात ही नहीं हो। तो राजस्थान के अंदर खंड वृष्टि वृष्टि बोलते हैं, बरसात का लंबे समय तक न होना। तो खंड वृष्टि भी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के अंदर मानसून का कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। कई बार मानसून हिसाब से पहले आ जाता है, कई बार मानसून है वो 1 महीने लेट आता है ना। तो मानसून की अवधि भी राजस्थान के अंदर एक प्रकार से क्या निश्चित नहीं है। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें अपने को सीधी थोड़ी ध्यान में रखनी है कि वर्षा निश्चित नहीं पाई जाती, सब जगह समान वर्षा नहीं होती है, हर बार एक जैसी बरसात नहीं होती है, कुछ स्थानों पर बरसात ज्यादा होती है, कुछ स्थान पर बरसात हो ही नहीं पाती है। ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो हमें सीधे ध्यान रखनी है। बना लिया होगा सभी ने। अब लिखिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, बात कर लेते हैं अपने। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला जो कारक हम पढ़ते हैं, सबसे पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय जो स्थिति है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। विश्व के अंदर कोई भी देश है, विश्व के अंदर कोई भी स्थान है, उस स्थान की स्थिति को अक्षांश हमेशा प्रभावित करता है। वहां की जलवायु को अक्षांश हमेशा प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? प्रभाव दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अगर कोई 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर जो भूमि है, वहां पर अक्षांश क्या प्रभाव डालेगा? वहां पर रोज बरसात होगी, दोपहर 2 बजे के बाद में डेली क्या होगी? बरसात होगी। तो प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा बरसात पानी ज्यादा मिलेगा, तो पेड़ पौधों की लंबाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, कर्क और मकर रेखा के आसपास आएंगे, तो यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे होंगे जो सागर के किनारे होंगे, वहां अच्छी बरसात होगी, वहां भी सदाबहार वन पाए जाएंगे। कुछ भागों के अंदर जो सागर के किनारे के पश्चिमी भाग में होंगे, वहां पर मरुस्थल भी पाए जाएंगे, और वहां पर वर्षा का क्या होगा? अभाव होगा। तो कर्क और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र है वो भी अक्षांश से प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर कुछ अलग प्रभाव पड़ रहा है। इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं, इससे और ऊपर जाएंगे तो वहां पर क्या है? लगभग मौसम ठंडा रहेगा, साल के अंदर 8-10 महीने मौसम ठंडा रहेगा। और ऊपर जाएंगे ध्रुवों की ओर, तो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होगी, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेगी, यानी कि तावड़ा नहीं तपेगा, वहां पर हमेशा क्या रहेगा? मौसम है वो ठंडा रहेगा। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी होंगे जो हमेशा बर्फ से क्या रहेंगे? ढके रहेंगे। तो अलग अलग स्थिति के अंदर जो अक्षांशीय स्थिति है वो जलवायु को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है ना भाई। यहाँ पर कुछ और प्रभाव है, यहाँ पर कुछ और प्रभाव है, यहाँ मौसम ठंडा है, यहाँ बर्फ हमेशा जमी रहती है।
इस प्रकार से अक्षांशीय स्थिति का प्रत्येक स्थान पर प्रभाव पड़ता है, कहीं अच्छा प्रभाव पड़ता है तो कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी विशेषता अपने प्रभावित करने वाले कारक में हम देखें तो हम एक बात लिख सकते हैं कि समुद्र से दूरी। अब देखो समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बरसात कम होती जाएगी। कैसे, क्या कारण है? कारण हम देख लेते हैं। जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब जो भी मानसून ऐसे प्रवेश करता है, जब मानसून सबसे पहले स्थल से टकराता है ना, तो ये इस जलीय भाग से आता है, तब वो नमी लेकर के आता है, आर्द्रता लेकर के आता है। हवा के अंदर पानी की वाष्प की मात्रा होती है, जैसे स्थल से टकराता है वो अच्छी बरसात करता है। लेकिन जब यही पवने जब आगे जाएगी, लंबी दूरी तय करेगी स्थल के ऊपर, भूमि के ऊपर, तब जैसे जैसे यह जाएगी वैसे वैसे उसकी आर्द्रता, उसमें जो पानी की मात्रा है, नमी की मात्रा है, वो कम होती जाएगी। और जितनी ज्यादा दूर जाएगी उतनी मात्रा में कम होती जाएगी। जब नमी की मात्रा कम हो जाएगी तो यहाँ से इस ओर आगे बढ़ने पर वर्षा की मात्रा भी घटती जाएगी। तो जैसे जैसे सागर से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी। तीसरी बात लिख लेते हैं इसमें, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में धरातल की बनावट, या हम बोल सकते हैं इसे उच्चावच लक्षण। देखो धरातल कई प्रकार का होता है। धरातल मैदान के रूप में हो सकता है, धरातल पठार के रूप में हो सकता है, धरातल किसी पहाड़ी के रूप में हो सकता है। कई प्रकार के स्थलों पे सबसे नीचा मैदान, मैदान से ऊंचा पठार, पठार से ऊंची पहाड़ी, पहाड़ी से ऊंचा पहाड़ और पहाड़ से ऊंचा पर्वत। हमने एक वर्गीकरण भी देखा था। अब मान लो जैसे जैसे हम भूमि से ऊंचाई पर जाएंगे, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाएगा। यानी कि एक बात तो ये है कि जो स्थान भूमि से ज्यादा ऊंचे होते हैं वहां पर बरसात अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो भाग ठंडा होता है। जब भाग ठंडा होता है तो जब मानसून की पवन वहां आती है तो वो भी ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण वो और ज्यादा भारी हो जाती है। जब वो भारी होती है तो उससे क्या है, उसमें संघनन हो जाता है, इतना भार बढ़ जाता है कि वो हवा उन बादलों को, उस पानी की मात्रा को आगे ले जाने में सक्षम नहीं हो पाती और बरसात कर देती है। तो इस प्रकार से धरातल की बनावट भी प्रभावित करती है। अब देखो राजस्थान के अंदर एक तो मरुस्थल है, राजस्थान के इस भाग में क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अरावली। अब देखो जब मानसून यहाँ आता है ना, इस अरावली से टकराता है, तो अरावली से टकराने के कारण क्या है, वो ऊपर उठता है। जैसे वो ऊपर उठता है, ऊपर उठने के कारण क्या है, हवा ठंडी हो जाती है और इस क्षेत्र में क्या होती है, खूब बरसात होती है। लेकिन जैसे ही इन अरावली को पार करके हवा आगे आती है तो हवा नीचे उतरती है। जैसे ऊंचाई से हवा नीचे आएगी तो हवा गर्म हो जाएगी। जैसे जैसे हवा गर्म होगी उसके अंदर नमी की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे जैसे नमी की मात्रा कम हो जाएगी वैसे वैसे बरसात की मात्रा भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो धरातल की बनावट या उच्चावच लक्षण मानसून को क्या करते हैं या जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये बात समझ में आई है क्या सभी के? अगली बात तो हम पढ़ते हैं 4 नंबर पे, लिखिए आप वनस्पति। वनस्पति, अब वनस्पति कैसे प्रभावित करती है? आप देखो एक सामान्य सी अपने बात देखें कि बरसात कहाँ ज्यादा होती है, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां ज्यादा होती है, या जहां पेड़ पौधे नहीं होते वहां ज्यादा होती है? तो क्या वनस्पति
पेड़ पौधे वर्षा को प्रभावित करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? क्योंकि जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां आर्द्रता ज्यादा होती है, और जहां आर्द्रता ज्यादा होती है, और बरसात किससे होती है? आर्द्रता नमी से ही तो क्या होती है? बरसात होती है। तो इसलिए वनस्पति भी वहां, जहां वनस्पति ज्यादा वहां वर्षा ज्यादा, जहां पेड़ पौधे ज्यादा वहां का तापमान कम, मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं इसके बाद में अरावली की मानसूनी पवनों के, मानसूनी पवनों के समानांतर स्थिति। अरावली का विस्तार राजस्थान में कैसा पाया जाता है? तो अरावली राजस्थान में कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। यहाँ पर ऐसे जब मानसून की पवन आती है ना, तो ये मानसून की पवन क्या है? इस अरावली की पहाड़ी के सहारे सहारे सीधी निकल जाती है। अब रास्ते में कोई अवरोध आएगा ही नहीं, तो मानसूनी पवन रुकेगी नहीं। मानसूनी पवन रुकेगी नहीं तो मानसूनी पवन बिना वर्षा किए हुए ही सीधी हरियाणा से आगे हिमाचल की ओर चली जाती है। आगे चली जाएगी तो राजस्थान में इनसे बरसात नहीं हो पाएगी। तो अरावली की मानसूनी पवनों के समानांतर स्थिति, जैसे पवन चलती है उसी के साथ साथ अरावली की क्या पाई जाती है? स्थिति पाई जाती है। इसलिए ये राजस्थान के अंदर क्या है, जो अरब सागर की शाखा आती है उससे बरसात है वो नहीं हो पाती है। ये बातें हैं, 5 बातें हमने नोट कर ली है। एक हम बात और नोट करते हैं, एक आप बात लिखिए एल्बिडो। एक हम बात कौन सी पढ़ते हैं? एल्बिडो। एल्बिडो वैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है एल्बिडो। तो एल्बिडो होता है कि सूर्य से जो उष्मा पृथ्वी पर आती है, जैसे 100% उष्मा पृथ्वी पर आई, पृथ्वी ने 40% उष्मा को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। वापिस कितनी दिन में लौटा दी उष्मा? 60%। ये 60% किसकी मात्रा है? एल्बिडो की मात्रा है। इसे एल्बिडो बोलते हैं। ये ज्यादा लौटनी चाहिए तो फायदा है या कम लौटे तब फायदा है? ज्यादा लौटने में फायदा है। अगर ये कम लौट रही है, पृथ्वी ज्यादा अवशोषण कर रही है, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी हिसाब से ज्यादा क्या हो रही है? गर्म हो रही है। अगर पृथ्वी, मान लो कि पृथ्वी ने इस उष्मा का ज्यादा अवशोषण कर लिया, ऐसे मान लो कि इसका अवशोषण कर लिया 80% क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ का तापमान दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ 80% उष्मा का अवशोषण? क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे नहीं, इसलिए पृथ्वी हिसाब से ज्यादा क्या हो गई? गर्म हो गई। अब जो गर्म हुई है ना, तो रात को क्या है? पृथ्वी ठंडी होगी और पृथ्वी अचानक से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो उष्मा पृथ्वी ने अवशोषित की है, रात को वो उष्मा वापस वायुमंडल के अंदर जाएगी। जब वायुमंडल के अंदर जाएगी तो पेड़ पौधे है नहीं, तो उसके रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आएगा। एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि ये कंडीशन है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधों से ढकी हुई भूमि है, यहाँ से सूर्य की उष्मा आई 100%। इन पेड़ पौधों ने क्या है? सिर्फ 20% ही उष्मा को क्या किया? पृथ्वी को ग्रहण करने दिया। वापिस कितनी लौट गई? 80%। अब मान लो कि जब इसने 20% उष्मा को ग्रहण किया, तब यहाँ का तापमान हुआ 25 डिग्री। कितना तापमान हुआ? 25 डिग्री। बाकी सारी लौट गई, उससे पृथ्वी गर्म हुई नहीं। अब जैसे ही रात होगी तो जो 20% उष्मा पृथ्वी ने ग्रहण की है ना, ये उष्मा वापस वायुमंडल के अंदर जाने का प्रयास करेगी। तब ये पेड़ पौधे होंगे ना, इन पेड़ पौधों की पत्तियां उस उष्मा को बाहर जाने नहीं देगी, रोक लेगी, कंबल का काम करेगी। जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो कंबल का काम करेगी, उस उष्मा को बाहर जाने नहीं देगी। तो अगर तापमान कम होगा तो तापमान कम होके कितना कम हो जाएगा? 10 डिग्री कम हो जाएगा। तापमान कितना बच गया? 15 डिग्री। तो रात को फिर भी बच गया। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि 80% उष्मा को ग्रहण किया, तब तापमान हो गया 40 डिग्री।
है ना। अब रात को क्या है, जो 80% उष्मा है, जब ठंड पड़ेगी तब पृथ्वी से ये उष्मा वापस वायुमंडल के अंदर जाएगी, वायुमंडल के अंदर जाएगी, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेड़ पौधे है नहीं तो उष्मा को कोई रोक सकेगा नहीं, और अचानक से तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है तापमान कितना हो जाए, 10 डिग्री हो जाए, हो सकता है 10 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए। और क्या कारण है कि चूरू के अंदर तापमान सबसे गर्मी में सबसे ज्यादा रहता है, सर्दी में तापमान सबसे कम रहता है। यही कारण है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। ऊपर से धरातल ऐसा ही है कि उसमें चूना पाया जाता है। जब गर्मी पड़ती है, सूर्य सामने आता है तो जल्दी से तप जाता है, इसलिए तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और जब सर्दी पड़ती है तब तापमान क्या हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। ये कारण है। तो ये किससे प्रभावित होती है सारी क्रिया, एल्बिडो से प्रभावित होती है। ये एल्बिडो वाली और ये सारी बातें वापिस इनमें कोई रिपीट करनी है क्या, कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो वापिस बतानी हो। अरावली वाली बात आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी अपने आगे मानसून पड़ेंगे ना, तब ये पूरी डिटेल से समझ में आएगी। उसमें उस समय अपने डायग्राम बनाएंगे, ये बात उस समय आपके समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैं अब एक बार और भी बता दूंगा तो भी ये समझ में नहीं आएगी, इसको आगे अपने डिटेल से देखेंगे। ये पढ़ना नहीं है अपने को, डिटेल से देखने, कुछ लिखना भी है इसके बारे में। तो ये 6 हमने कारण लिखे हैं जो राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान में ऋतु। राजस्थान में ऋतु, कितनी ऋतु है राजस्थान में, तो राजस्थान में हम 4 ऋतु मान के चलते हैं। सामान्यतः तो 3 ही ऋतु है, गर्मी, सर्दी और बरसात। 4-4 महीने की 3 ऋतुएं मानते हैं। लेकिन फिर भी जो अपने सर्दी है, वो सर्दी थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है। प्रारंभ के अंदर रात को सर्दी पड़ती है, दिन में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जिसे मीठी सर्दी बोलते हैं। तो इसलिए हम राजस्थान की ऋतुओं को 4 भागों में भी बांट लेते हैं। तो लिखिए राजस्थान में ऋतु, राजस्थान में ऋतु या ऋतु। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद में शीत ऋतु। शीत ऋतु को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होती है शरद ऋतु और एक होती है शुष्क शीत ऋतु। एक शरद ऋतु और एक शुष्क शीत ऋतु। अब इनकी अवधि देख लेते हैं भी कब से कब तक, कब से कब तक कौन सी ऋतु रहती है। सबसे पहले बात करें ग्रीष्म ऋतु, तो मार्च से लेकर के मध्य जून तक, मार्च से मध्य जून तक कौन सी ऋतु रहती है, तो मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। मध्य जून से राजस्थान में लगभग 14-15 जून के पास राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है, उसके बाद में बरसात होने क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो मध्य जून से लेकर के सितंबर तक, मध्य जून से सितंबर तक कौन सी ऋतु रहती है, वर्षा ऋतु रहती है। जून से सितंबर तक बरसात का मौसम रहता है, इसलिए वर्षा ऋतु की अवधि कब से कब तक है, मध्य जून से सितंबर तक की अवधि है। और इसके बाद में होती है शीत ऋतु। सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक ये अवधि है। ये कब से कब है, तो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक की अवधि है। जिसमें शरद ऋतु की अवधि कब है, तो अक्टूबर से लेकर के और मध्य दिसंबर तक।
अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर की 15 तारीख तक कोई भयंकर सर्दी नहीं पड़ती। 15 तारीख के बाद में क्या है, सर्दी है वो शुरू होती है। और मध्य दिसंबर से फरवरी के अंत तक, फरवरी के अंत तक, यानी कि मार्च लगने तक की जो अवधि होती है वो कौन सी होती है, शुष्क शीत ऋतु की अवधि होती है। ये टेबल हमें बनानी है, लगभग प्रश्न तो हमारे इस टेबल से ही आ जाता है। ये बताइए कौन सी ऋतु की अवधि कब से कब होती है, ये बन जाता है प्रश्न। तो ये बना लो आप। नोट कर लिया सभी ने क्या? सबसे पहले अपने ग्रीष्म ऋतु शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं अपने ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की हेडिंग लगा लीजिए आप। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब से कब तक है? मार्च से मध्य जून। अब इसमें इसका उपनाम हमें ध्यान रखना है। इसका उपनाम मिलता है भारत में मानसून का जनक। भारत में मानसून का जनक कौन सी ऋतु को कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है। कितनी तारीख को? 21 जून को। यानी कि जैसे इससे पहले यहाँ अपने एक रेखा पढ़े, यहाँ पर एक रेखा, इस रेखा का